दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफ एंड एजुकेशन चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ CTET यानी कि सेंट्रल टेट 2019 का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत मायने रखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाला जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि 2019 का पेडागोजी का जो 30 क्वेश्चंस थे वो कैसे आए थे। और एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, यानी कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं प्री नेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यानी कि जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस कोलबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। लेटेंसी स्टेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 4 इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी स्टेज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, जब हम लोग कोलबर्ग के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये लॉरेंस कोलबर्ग का जो थ्योरी था उसके हिसाब से जो मॉरल डेवलपमेंट में इन्होंने जो प्रपोज किया था उसका जो सही जवाब होगा वो होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफन प्लेस मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। जेंडर बायसनेस यानी कि जेंडर पक्षपात, जेंडर आइडेंटिटी यानी कि जेंडर पहचान, जेंडर रिलेवेंस यानी कि जेंडर संबद्धता, जेंडर कॉन्स्टेंसी यानी कि जेंडर समरूपता। तो यहाँ पे पूछा है कि एक जो टीचर है वो लड़कियों की तुलना लड़कों से पर अधिक ध्यान देता है, मतलब लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये तो स्टेरियोटाइप हो गया। तो इसमें यानी कि पक्षपात की बात आ रही है, तो यानी कि ये हो गया भैया जेंडर बायसनेस यानी कि जेंडर पक्षपात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी, यानी कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। एक नंबर डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नंबर 2 एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। जेंडर सेग्रेगेटेड प्ले ग्रुप्स, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। जेंडर सेग्रेगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो ये जो तीनों जितने भी हैं ये प्रॉब्लमेटिक है, और एक नंबर जो है इसमें डिस्कशन करना यानी कि परिचर्चा करना ही शुद्ध है। तो डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसनेस, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रेन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो यहाँ पे जब सामाजिक और सांस्कृतिक जब चीज़ें आती हैं तो हमें इतना पता जाना चाहिए कि जो सोशल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने बात किया था उन्होंने किया था लिव वाइगोट्स्की, यानी कि लेव वाइगोट्स्की ने। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए। While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this so. This kind of talk is referred
टू बाय भाइगोट्स्की एज, यानी कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टकड़ा कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे टकड़ा यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था पीस, यानी कि टुकड़ा कहाँ है। ठीक है, नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चा है वो खुद से बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो बातें हैं वो ईगोसेंट्रिक स्पीच होगी कि नहीं पता नहीं, एस्केप फोल्डिंग, टॉक अलाउड और प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ में आत्म केंद्रित वार्ता, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या आत्म केंद्रित वार्ता होगी, लेकिन तो नहीं। जब बच्चा यहाँ पे देखिए कोई नहीं होता है, वहाँ पे खुद से बात करता है, तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता करता है। और भाइगोट्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता के बारे में कहा था। और यहाँ पे 4 नंबर जो ऑप्शन है आपको देखिए कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। गिविंग cues to children and offering support is and when needed is an example of, यानी कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए, हम इसको देखते हैं, रेनफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग और पाड़ यानी कि ढांचा। अब देखिए, जब हम जीन पियाजे की थ्योरी एक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा होगा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और उसमें हमने पढ़ा होगा एस्केप फोल्डिंग के बारे में। जितना सपोर्ट चाहिए सिर्फ उतना ही सपोर्ट देना जब उसको नीड हो, उससे एस्केप फोल्डिंग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, हिंदी में इस बार पाड़ या ढांचा दे दिया था। कई बार हिंदी में भी ये एस्केप फोल्डिंग वाला शब्द एज इट इज एस्केप फोल्डिंग लिख देता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। अब देखिए, जीन पियाजे के द्वारा, अब यहाँ पे निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। यानी कि मूर्त, देखिएगा यहाँ पे संक्रियात्मक होता है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ पे हाइपोथेटिको डिडक्शन थ्योरी यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये तो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। ठीक, उसके बाद कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन यानी कि संरक्षण कक्षा समावेशन। उसके बाद है आपका डिफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट एंड परमानेंस। ऑब्जेक्ट एंड परमानेंस हमको पता होगा कि ये जो होती है वो हमारा होती है मोटर सेंसोरी मोटर स्टेज में। फिर मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट यानी कि प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुरूपता। तो ये है नहीं। जब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं उसको कंजर्व करना पड़ता है, यानी कि संरक्षण कक्षा समावेशन होता है उसमें। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हम लोग किसी भी चीज़ को संरक्षण करके दिखते हैं। कंजर्वेशन जो होता है वो कॉन्क्रीट को कहलाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजेसियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। अब देखिएगा, पियाजे की संरचना हमको बहुत सुंदर तरीके से पता है। तो इसमें देखिए, एक है स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि अवलोकन अधिगम, कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन, और रेनफोर्समेंट यानी कि प्रबलन। अब देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा स्कीमा। स्कीमा जब हम जानते हैं तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जब हम पियाजे की पढ़ेंगे तो उसमें स्कीमा के बारे में उन्होंने खूब सुंदर तरीके से बताया है। स्कीमा, इक्विलिब्रियम, उसके बाद ये सब जो चीज़ें हैं खूब सुंदर से बताया है कि किस तरीके से एकोमोडेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। तो उसमें ही स्कीमा के बारे में इन्होंने बताया था। जो पहला रूप है, जो बंडल होता है अब नॉलेज का, जो पहले हम क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, उसे स्कीमा कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो प्राइमरी जो है, तो इसमें असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एंड कंफ्यूजिंग अबाउट कंसेप्ट क्लैरिटी रिलेटेड, ठीक है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, लेवलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, विद्यार्थियों को जो प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, उनको
रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो जो हम लोग प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है असेसमेंट का, उसमें सबसे पहले हमको बच्चों को समझना पड़ता है कि क्या बच्चे किस तरीके से होंगे, ये सब चीज़ों को समझने के लिए होता है। तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एंड कन्फ्यूजन अबाउट कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी रिलेटेड, ठीक है। तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता भ्रांतियों को समझना इसका उत्तर होगा। तो 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि के बारे में आपको सही से जानना होगा, तब तो हम समझ पाएंगे। तो इसका पूरा अच्छा से आपको स्टडी करना होगा। देखते हैं इसमें से सही उत्तर क्या है। इंटेलिजेंस इज ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द बर्थ ओनली। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नंबर 2, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यानी कि बुद्धि को हम क्या कर सकते हैं भैया कि मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। उसके बाद इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेट। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो यही उत्तर सही है 4 नंबर जो है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। हम जब गार्डनर का थ्योरी पढ़ेंगे तो गार्डनर का थ्योरी में भी यही मिलता है कि जो भैया गार्डनर भैया बोले थे कि जो इंटेलिजेंस होता है भैया वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। आगे चलते हैं। रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम many of which are original solutions. रूही is displaying characteristics of an। यानी कि रूही हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो रूही जो लड़की है वो एक जो सवाल है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत सारा रूपों में निकाल कर लाती है, लेकिन तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है भैया वो कैसा है, देखिएगा उसमें से मौलिक ज़्यादा है। कैसा है भैया, मौलिक ज़्यादा है। तो इसमें से हमको समझना होगा कि ये किस गुणों को ये देख रही है। लेकिन तो एक चीज़ हमको समझना है कि समाधान मौलिक होते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन लेकर आना, जब मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में हमको यहाँ पे ज़्यादा सोचना होगा। एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी कि एक से ज़्यादा जो समाधान है उसके बारे में सोचती है। तो जो भी बच्चा एक से ज़्यादा के बारे में सोचेगा तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, उससे हम कहेंगे कि वो बच्चा क्या है, क्रिएटिव थिंकर है, सृजनात्मक विचारक है, कन्वर्जेंट थिंकर है यानी कि अभिसारिक विचारक है, रिजिड थिंकर है यानी कि अनम्य विचारक है, और ईगोसेंट्रिक थिंकर है यानी कि आत्मकेंद्रित विचारक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नंबर 1 यानी कि सृजनात्मक विचारक है यानी कि क्रिएटिव थिंकर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं, इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन। यहाँ पे भैया होगा लेस पार्टिसिपेशन, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई है। पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए टीचर शुड, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा समस्या है कि जहाँ पे जो डिप्राइव्ड जो ग्रुप हैं वो कम आते हैं, तो उस समय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करना चाहिए एक शिक्षक को। आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, उस बच्चे को कहना चाहिए कि आप स्कूल छोड़ दो, ठीक। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, इस स्थिति को जैसे के तैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। और रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। देखिए, जब हम टीचर बनते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि हम किसी भी तरीके का बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए दें और हम अपने टीचिंग को अच्छा कर पाएँ और जिससे कि सभी को लाभ हो सके। तो इसका आंसर होगा भैया 4, रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं
को किस लिए जरूरी होता है भैया? अब देखिए, शुड नॉट प्रिपेयर के नहीं, प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। शुड ओके मतलब कि तैयार ही नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है, शुड ओकेजनली प्रिपेयर, कभी कभी तैयार करना चाहिए। जो लेसन प्लान होता है, वो जो एजुकेशन का जो प्लान होता है वो कभी कभी करना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। देखिए, जब हम टीचर हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन का जब हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन का प्लानिंग हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो हमेशा क्या होना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड, यानी कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ये देखिए, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जो पढ़ने में जो दिक्कत होती है बच्चों को, जिसे कहा जाता है डिसलेक्सिया, वो उसका कारण क्या होता है? सबसे पहला लक्षण क्या है? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि न्यून अवधान विकार, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, यानी कि अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। उसके बाद इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। जब भी बच्चे को डिसलेक्सिया हुई रहती है ना, किसी भी बच्चे को, तो उसको सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगा वो होगा कि वो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, अक्षमता होगी उसे पढ़ने में, एकदम सुंदर तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। धारा प्रवाह जो बोला गया है, धारा से नहीं पढ़ सकता है, ठीक। इसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन आरटीई एक्ट 2009 बेस्ड ऑन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? किस चीज़ पर आधारित है? द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत पे। ये सिस्टमेटिक एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति के लिए। ये राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को लेकर। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो जो 2009 का जो एक्ट था, वो सबसे ज़्यादा हमको क्या पे दिखता है भैया? राइट था ना, वो ह्यूमन राइट था। तो लास्ट में जाके ये ह्यूमन राइट बन गया। राइट टू एजुकेशन जब बना 2009 के वजह से बना, तो ये क्या है भैया? ये राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। तो आंसर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट, प्रबलन पर केंद्रित है। एक्वायर्ड थ्रो कंडीशनिंग, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा, देखिए कि फ्रेमवर्क लर्निंग प्राइमरली किस पे करता है भैया? फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी कि अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे नेव हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था नेटिव, ठीक। नेटिव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना। देखिए, इसमें बोला है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, नेटिव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेनन, इसमें क्या करना चाहिए? एक जो इसमें है, शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर। जो बच्चा इस कंस्ट्रक्शन को वेरियस फिनोमेनन से कर पा रहा है, उसको क्या इग्नोर कर देना चाहिए? बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। टीचर शुड बी पनिश बाय द टीचर, टीचर के द्वारा मतलब बच्चों को दंडित करना चाहिए। शुड बी रिप्लेस बाय करेक्ट थ्रो रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए।
देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए, ठीक है। तो बहुत सारा जो घटना होता है उसमें क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारा थ्योरीज खुद से बना कर लाते हैं या शिक्षक भी कुछ करता है। तो इसमें हमको बच्चों को क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए और उसमें काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल देने के लिए कहना चाहिए, जिससे जो बच्चों का जो थिंकिंग होगा वो और भी अच्छा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ठीक। उसके बाद गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, 2 नंबर यहाँ है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करना, लेवलिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, देखिएगा 2 नंबर, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। कभी भी जब हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के बारे में बात करते हैं तो बच्चों को ही ध्यान में रख के हम करते हैं, तो इसका होगा कि बच्चों का जो अनुभव है उसको हम लोग प्रमुखता देंगे। आगे 20 नंबर, इमोशन एंड कॉग्निशन आर ईच अदर, यानी कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है भैया। इसमें कॉम्प्लीटली सेपरेट, यानी कि पूर्णता अलग है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्वतंत्र है, इंटरवोवन विथ यानी कि सन्निहित है, या नंबर 4 नॉट रिलेटेड टू। तो जो संज्ञान, जो संवेग और संज्ञान है, ठीक है, इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से इंटरवोवन है, एक दूसरे से मिश्रित है। इंटरवोवन यानी कि सन्निहित है। तो आंसर 3 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकल, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। नंबर 3, लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। नंबर 4, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट, यानी कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नंबर 4, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट, यानी कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नंबर 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, विद्यार्थियों को स्पष्ट, यहाँ पे ट होना चाहिए था, स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नंबर 2, लीड्स टू कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। कॉजेस गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित। कंसेप्चुअल चेंज, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रेन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज एदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो डिक्रीजेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। वुड इनकरेज चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन मास्टरी रादर देन परफॉर्मेंस गोल, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। डिक्रीज चिल्ड्रेन्स नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। देखिए, जब एक ही बच्चा को हम लोग रिपीटेडली ज़्यादा पनिशमेंट देंगे या बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर देंगे, रिवार्ड यदि हम लोग देने लगेंगे, तो उसका जो स्वाभाविक जो अभिरुचि है, जो नेचुरल जो इंटरेस्ट है, वो बच्चा का कम हो जाएगा। तो आंसर होगा 4।
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें से हमको देखना है कि मीनिंगफुल लर्निंग कहाँ से होगा? कॉर्पोरल पनिशमेंट से होगा? नहीं। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कर देंगे तो क्या मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगी? नहीं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन चाहिए। कॉन्स्टेंट एंड कंपैरेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निरंतर तुलनात्मक जो मूल्यांकन है वो भी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नंबर 2, यानी कि एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, क्या कांस्टेंट एंड इवैल्यूएशन करेंगे तो होगा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण हमें चाहिए। तो देखिएगा कभी कभी जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके का कन्फ्यूजन हमको बार बार क्रिएट होगा और फिर हमको बार बार समझना होगा कि किस तरीके से आंसर बन रहा है। तो अभी हमको ये लग रहा है कि नहीं, इसका जो आंसर होगा वो 2 और 3 दो सही है, तो इसका आंसर होगा 2, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बताता है, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन बाय डिलीवरिंग ए लेक्चर? एक शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बाय डिलीवरिंग ए लेक्चर, एक व्याख्यान देकर, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो ये आंसर नंबर 4 सही है कि हम एक बच्चे को अंडरस्टैंडिंग को सुंदर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज इन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन के द्वारा। 26, ए प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय? एक प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बाय ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जिसको ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट रैपिड पेस? तो निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशव काल एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, सही बात है। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सही बात है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो ये तो विकास यूनिवर्सल है, लेकिन तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, यानी कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये सही नहीं है। यानी कि हमारा जो कल्चरल जो कंटेंट्स है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो हमें डेवलपमेंट में प्रभावित करता है। तो ये आंसर गलत है, ये इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है?
ठीक। जेनेटिक कोड रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड। द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जन्मजात विशेषताएं। द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, पर्यावरणीय प्रभाव। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फोर, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। तो यहाँ पे होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। फैमिली एंड नेबरहुड, परिवार एवं पड़ोस। फैमिली एंड मीडिया, परिवार एवं मीडिया। फैमिली स्कूल एंड मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। और नंबर 4 मीडिया एंड नेबरहुड, मीडिया और पड़ोस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्कूल एंड मीडिया, जो सेकेंडरी जो ये है सोशलाइजेशन का जो सेकेंडरी पार्ट है उसमें आता है। प्राइमरी में हमारा फैमिली आ जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी में स्कूल एंड मीडिया आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट को उनको हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।